नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज, रोज की तरह बिहार की बात। और आज फिर से बिहार की बात में बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। देखिए, उम्मीदवारों की घोषणा भी प्रारंभ। देखिए, सबसे पहले जनसुराज ने मतलब प्रशांत किशोर ने तरारी के लिए कल उम्मीदवार की घोषणा की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह को प्रत्याशी बनाया। कल्पना से परे कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी चुनाव लड़ने को बिहार में आ सकते हैं। बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार की माटी के ही सपूत हैं। और जब इंडियन आर्मी का एक जवान भी दिखता है तो हम भारत माता की जय के जयकारे लगाते हैं। यह दूसरी बात है कि जब वह चुनाव लड़ने आए हैं तरारी में, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बने हैं, तो वहां किस तरीके के नारे लगेंगे यह देखने की बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो यह पैदा हो ही गया है कि जब जनरल एसके सिंह चुनाव लड़ने आ गए तो उनके सामने इंडिया ब्लॉक, माले और एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगा? क्या राजू यादव ही उम्मीदवार बनने जा रहे हैं? और उधर से एनडीए से सुनील पांडे के बेटे ही। बाकी 3 सीटों पर प्रशांत किशोर किसे उम्मीदवार बनाएंगे और एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसे बनाएगा, यह भी देखने की बात होगी। लेकिन इस उपचुनाव को बहुत लोग कहते हैं सेमीफाइनल है। मैं कहता हूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, बीच में परीक्षा हो रही है। तो इस परीक्षा में जिन 3 मुद्दों की सबसे अधिक चर्चा इन दिनों बिहार में हो रही है, इसे 3S कहते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी है? प्रशांत किशोर कहते हैं शराबबंदी हम खत्म कर देंगे। कल मुकेश सहनी की पार्टी भी हाँ में हाँ मिलाती हुई दिखाई पड़ रही थी। देखा आपने कल किस तरीके से जहरीली शराब से फिर से मौत हो गई। तो शराबबंदी। दूसरा एस, सर्वे। जो लैंड सर्वे चल रहा है उसे लेकर बिहार की जनता हलकान परेशान। और फिर स्मार्ट मीटर, जिसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं चीटर है। लेकिन बिहार सरकार संकल्पित है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा तो लगेगा। लेकिन इसने किस तरीके का बाबेला खड़ा कर रखा है। पर सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिम्मेवारी दी गई है कि आपको इसे लगवाना है, हर गांव में लगेगा, हर शहर में लगेगा। तो इस चुनाव में ये 3S जो नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है, मतलब शराबबंदी लागू रहेगी, स्मार्ट मीटर लगेगा प्रीपेड, और सर्वे भी चलता रहेगा। क्या परेशानी हो रही है, जनता क्या कर रही है, जनता क्या समझ रही है, नीतीश कुमार की सेहत के कारण फीडबैक उन्हें कैसा मिल रहा है, यह भी बहस का विषय है। लेकिन ये जो 3S है, इसकी भी परीक्षा तो होगी कि जनता क्या इस 3S के साथ है। क्योंकि कई लोग कह रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि जिस वक्त में यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाना शुरू हुआ है वह नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है। शराबबंदी को लेकर कितनी सारी बातें होती है। मैं तो देखता हूं कि कई ऐसे चेहरों को देखता हूं जिनके बारे में हम और आप जानते हैं कि निजी जिंदगी में वे क्या हैं, लेकिन जब चैनल पर बैठते हैं तो वे क्या बोलते हैं। देखिए, एनडीए वाले कहते हैं शराब बिहार में कहीं नहीं मिलती है, लेकिन शराब कहां नहीं मिलती है यह भी बहस का विषय है। और सर्वे। तो इन 3S का इस उपचुनाव में क्या असर दिखेगा संजय जी, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, आरजेडी के पास, इंडिया ब्लॉक के पास 3 सीटें हैं। 2 सीटें उपचुनाव में जो बेलागंज है और रामगढ़ है वह आरजेडी की सीट, इमामगंज तो हम की सीट है और तरारी माले की। तो एनडीए का तो दांव एक सीट पर लगा है और इधर 3 सीटों पर। तो नीतीश पास होंगे, फेल होंगे, तेजस्वी पास होंगे, फेल होंगे, प्रशांत किशोर आगे जाएंगे, पीछे रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे, यह देखने की बात। आपका टेक क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो उम्मीदवार को लेकर के जिस प्रशांत किशोर जी ने पहला उम्मीदवार घोषित किया, जी। बिल्कुल लगता है मुझे कि लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर कोई व्यक्ति जी। बिहार में विधानसभा का वाई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, हम्म। बिहार के लिए एक अच्छा संकेत।
ठीक है, जी। जनता को तय करनी है वो उनके पक्ष में मतदान करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि तरारी के लोगों से जब जनरल एसके सिंह के बारे में पूछा गया, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तरारी को लेकर के मुखर रहते हैं। लोग जब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के जब ये मदद की उम्मीद लगाकर जाते हैं, तो हमेशा वो तत्पर और सजग रहते जी। हैं। ठीक है, अभी अभी तय हुआ ना कि प्रशांत किशोर या जनसुराज पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार। मतलब गांव से कटे हुए नहीं थे। बिल्कुल नहीं कटे हुए थे, न गांव से कटे जी। हुए थे, न क्षेत्र क्षेत्र से कटे हुए थे। तो एक हम्म। वैसा व्यक्ति, और मैं उनको भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इसी मिट्टी से निकल करके जीवन की इस ऊंचाई तक पहुंचा, और बिल्कुल। उस ऊंचाई तक सेवा देने के बाद फिर उसी मिट्टी का कर्ज निभाने के लिए, उसी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए फिर मैं एक जी। तरारी विधानसभा में लोगों के बीच में जा रहा हूं। लोग मुझे हम्म। पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि मुझे अगर सेवा करने का मौका मिला है तो मैं उनकी सेवा करूंगा, एक अच्छी बात है। तो जी। अगर राजनीति में एक कहा जाता था ना, एक परसेप्शन बना दिया गया कि भाई जब अच्छे लोग चुनाव में लड़ेंगे ही नहीं, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे ही नहीं, तो फिर ये राजनीति का कीचड़ कौन साफ करेगा। जब हम्म। वही लोग चुनाव में आएंगे, पार्टियां वही उम्मीदवार थोपेगी, तो क्या जनता के बीच में नोटा दबाने के अलावा कोई विकल्प बच जाता है। एक विकल्प बिल्कुल। की स्थिति में अच्छे लोगों के आने की संभावना तो बन रही है, और जिसके पहले प्रतिबिंब, पहले उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह हैं, कि अगर जी। आपके यहाँ लेफ्ट के उम्मीदवार, सीपीआईएमएल के उम्मीदवार अगर राजू यादव हैं, हम्म। हो सकता है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सुनील पांडे के बेटे अगर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो एक तरफ जी। आपके उम्मीदवार जो हम्म। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम को झेल करके आपके बीच फिर खड़े सियाचिन हो जाए। ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, मतलब वही वही जहां बता। कहीं जरूरत हुई और आगे से लड़े हैं, यह नहीं कि पीछे से लड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो जो आदमी देश की आन बान शान के लिए लड़ करके आया हो, जी। सोचिए कि वो किस जज्बे के साथ फिर एक बार बिल्कुल। तरारी के मैदान में होंगे। तो जनता कल ये नहीं कह सकती है कि राजनीति में अब अच्छे लोग आते कहाँ हैं, अच्छे लोगों को हमें चुनने का मौका कहाँ दिया जाता है। अच्छे लोगों को चुनने के मौका जनता के बीच में एक ऑप्शन बना है, ये एक जी। अच्छी शुरुआत है। जो जी। दूसरी बात है जिसके तरफ आपने इशारा किया, देखिए राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक जीते हुए थे जो इस बार सांसद हो गए, सुरेंद्र बिल्कुल। यादव बेला से, और सुधाकर। सुधाकर सिंह जी जो बक्सर जी। से हो, रामगढ़ रामगढ़ से से भी। जीते हुए थे। जी। बात वहां चल रही है परिवारवाद का, और जीतन राम मांझी इमामगंज से। चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, अगर परिवार के लोगों को ही टिकट मिलता है कि भाई पिता हम्म। अगर सांसद बन जाएंगे तो फिर पुत्र के लिए वो जगह खाली कर दी जाएगी, जी। पुत्र अगर कुछ बन जाएंगे तो परिवार के किसी और सदस्य को वो जिम्मेवारी दी जाएगी। मतलब परिवार के बीच में ही वो बटेगा, पार्टी बिल्कुल। भी उसी परिवार पर दांव लगाएगी, और जनता के पास सुनने के लिए भी उनके अलावा कोई विकल्प नहीं। जी। क्या ये तेजस्वी ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि सुरेंद्र यादव के बेटे की जगह पर कोई और व्यक्ति बेलागंज का प्रतिनिधित्व करे? बिल्कुल। रामगढ़ में जगदानंद सिंह के परिवार के जगह पर कोई और व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे? भाई आपने तो इन दोनों को मेंबर ऑफ असेंबली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। तो बना हम्म। दिया तो जो कतार में लगे हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी बारी कब आएगी? जब ये नेताओं के बेटे बेटियों की ही बारी रहेगी। जी। इमामगंज में वही बात है कि जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं और जीतन राम मांझी की जो बड़ी बहू, ये दोनों के बीच में चल रहा है कि मैंने बंटना होगा तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को दे दिया जाएगा, चाहे वो प्रवीण मांझी लड़े चाहे दीपा मांझी लड़े। अब जी। स्थिति यह है कि परिवारवाद से ईता हम्म। पहली बार प्रशांत किशोर जी की पार्टी की एंट्री बिहार की राजनीति में हुई है। ठीक है, जनता बिल्कुल। नकार दे, जनता एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जनता भी ये तो नहीं न कह सकती है कि हमारे बीच में चुनने के अवसर जब मिलते ही नहीं है,
हर पार्टियां, हर गठबंधन जब उसी परिवार के लोगों पर दांव लगाती है तो हम तो फिर किसी को चुन करके अपने को किनारे कर लेते। एक तीसरा बिल्कुल विकल्प तो आपको मिल रहा है, और जब तीसरा बिल्कुल विकल्प आपको मिल रहा है तो आप सोचिए, आप तय कीजिए। बाई इलेक्शन है, ये 1 साल के लिए है। 1 साल में टेस्ट भी हो जाएगा कि भाई टेस्ट में सफल होते हैं या असफल होते हैं। तो एक बड़ा एक मैं मानता हूं कि बिहार का बाई इलेक्शन एक प्रयोगशाला की तरह काम करेगा कि क्या जनता जनता जो बोलती है वास्तव में उसकी पीड़ा वही है। अच्छे उम्मीदवारों की कमी का रोना रोती है, तो अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलता, इसलिए विकल्पहीनता के अभाव में उन्हीं पर दांव लगा जाती है। या अच्छे उम्मीदवार मिलने के बाद भी जनता भी वहीं पर दांव लगाती है जहां पर पार्टियां सोचती है जो जाति और परिवार से बाहर निकल नहीं पाती। एक बड़ी बिल्कुल बात। जी। अगला सवाल जो आपने कहा उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं। बिल्कुल शराबबंदी का एक मामला है। अगर 20 से 30 हजार करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी है, इस सच को स्वीकार करना। अगर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं आप ठीक से कर पा रहे हैं तो एक सवाल है। जी अगर वो पुलिस जो कहते हैं कि पुलिस पब्लिक रेशियो बिहार में क्या है, उस मल्टीटास्किंग में वो दारू और बालू की तस्करी रोकने में लगी हुई है और रूटीन क्राइम आपका नहीं रुक रहा है, तो एक सवाल है। और नहीं, ये वैसे तस्करी परिवार रोकने में लगी हुई है कहाँ? आप तो तस्करी को बढ़ावा दे रही है, पुलिस वाले माला माल हो रहे हैं, पुलिस वाले करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं और एक बिल्कुल पैरेलल सिंडिकेट बन गया है। और देखिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास को देखिए, किस तरीके से वहां अंडरवर्ल्ड क्रिएट हुआ। तो यहाँ पुलिस और माफिया दोनों शराब के कारोबार में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल भाई, हम लोग तो देख रहे हैं कि जहरीली 16 के बाद से जी जहरीली शराब की जितनी घटनाएं हुई है, एक रिकॉर्ड में चीजें नहीं आ पाती है। लेकिन जो वैसे लोग जो शराब जो फर्मेंट भी ठीक से नहीं हो पाता है, कच्ची शराब, नकली शराब, सस्ती शराब, तस्करी वाली शराब, उनको पता भी नहीं है कि कब हमारा लीवर डैमेज कर जाएगा, कब आंख की बिल्कुल रोशनी चली जाएगी, कब हमारा निधन हो जाएगा। ये कितने पेशेंट हैं जो उसके शिकार हो रहे हैं। तो एक जनता के मन में सवाल तो है कि हाँ बिल्कुल आपका फैसला सही है शराबबंदी का, लेकिन क्या आप उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? और क्या जो थानेदार हैं, जो पुलिस का नेक्सस है, क्राइम को रोकने में लगी हुई है, या शराब तस्करों से मिलकर के एक पैरेलल इकोनॉमी का जो बड़ा जो यहाँ पर जो तैयार हो गया है नेक्सस, गैंग जिसको कह सकते हैं, उससे वो मालामाल हो रहे हैं। इसको लेकर के एक नाराजगी तो जनता के बीच में है, इनके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के। अब तो एक्साइज की टीम, पुलिस की टीम हिम्मत नहीं जुटा पाती है इन जो माफिया है, शराब माफिया, उन पर छापामारी करने के लिए। उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं से वो कनेक्टेड हैं और वो बदले में हम ही उसके शिकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल शराब को लेकर के एक गुस्सा तो है लोगों के मन में कि ये पैरेलल इकोनॉमी जा कहाँ रहा है, ये कहाँ जा रहा है तस्करी का पैसा। ये एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई आकाश से तो आपने सारा प्रयोग कर लिया, हेलीकॉप्टर से लेकर के ड्रोन तक आपने कर दिया, स्पेशल टास्क फोर्स दे दिया, लेकिन नकली और जहरीली शराब से नई पीढ़ी तो तस्कर बन गया है जो नहीं नहीं बिल्कुल, बैग आप देखिए ड्रग्स मिल रहे हैं, भांग मिल रहा है, गांजा मिल रहा है और जो सूखा नशा इस तरीके से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा संजय जी, आजकल टैबलेट्स आ गए हैं। जो शराब के विभिन्न ब्रांड हैं उनके टैबलेट्स आ रहे हैं, उन्हें पानी में घोल लीजिए, रंग और नशा वैसा ही आ जाएगा, लेकिन वह लीवर और किडनी को डैमेज कर रहा है। और यदि आपने 10 दिन छोड़ दिया टैबलेट को घोल बनाकर तो वह चूना बन जा रहा है। तो ऐसी स्थिति बन गई है जहां शराब तो हर जगह उपलब्ध है, यह तो हम भी मानेंगे और आप भी मानेंगे कि शराब नहीं मिल रहा है बिहार में, यह कौन खा सकता है? नहीं भाई, इनके तो एक्साइज मिनिस्टर हैं रत्नेश सदा, वही बोल चुके हैं। जी रत्नेश सदा जी अपनी सभा में इस बात को बोल चुके हैं कि हाँ शराब की तस्करी बिहार में होती है। अब इसके बाद क्या रह जाता है? तो बिल्कुल शराबबंदी क्या आपका एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? बिल्कुल मैं इसका शराबबंदी के पक्ष में हूं, आप भी इसके पक्ष में हैं। जी लेकिन उसके
लेवल पर अगर पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो एक सवाल है। और जनता की नाराजगी, जनता तो कहती है कि हाँ शराब हर जगह उपलब्ध है, चले जाइए गांव में, शराब बन भी रही है, शराब बिक भी रही है, शराब लोग पी भी रहे हैं और जहरीली नकली कच्ची शराब पी के लोग मर भी रहे हैं। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। हम तो बता रहे हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ का एक डेटा है सर्वे का, कि महाराष्ट्र से 17% लोग ज्यादा बिहार में शराब पीते हैं। भाई जब लीकर, हाँ लीकर बैन नहीं है बिहार में तो 17% लोग ज्यादा कैसे शराब पी रहे हैं? वो शराब कहां से आ रही है? और क्या सरकार को ये बात नहीं पता है? दूसरी बात पर हम आते हैं स्मार्ट मीटर पर। गांव में लोग अब विद्रोह की स्थिति में, ठीक है इनके डीएम साहब जाएं, एसपी साहब जाएं, जबरदस्ती उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा दें और उनको बाध्य कर दें कि आपको बिजली का बिल जो आ गया स्मार्ट मीटर में बस आपको पे कर देंगे। मैं सुन रहा था कि इनके जो विद्युत मंत्री हैं वो भी इस अंदाज में बोल रहे थे। आपके आंकड़े हैं सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का, जब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब कि उसकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है, मान लिया जाए कि उसकी आमदनी 5,000 है, 4,000 है, 3,000 है और 3,000 का उसका बिजली बिल आ जाता है स्मार्ट मीटर से। क्योंकि उस गरीब के घर में भी तो 2 बल्ब और 1 पंखे तो चलेंगे ही ना, और 3,000 का बिल आ जाएगा। अब जिसको कहते हैं ना कि वो क्या खाएगा और क्या निचोड़ेगा, वो भाई आप कोई फ्री बिजली तो दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी जी बोले हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इतना यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी तो यूनिट फ्री नहीं ना है और उस पर से स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं। भाई आपके ही मैं डिस्कशन में मैंने सुना कि दिल्ली जैसे शहर में भी 20 दिन का ग्रेस पीरियड है। हाँ, यहाँ कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। स्मार्ट पोस्टपेड मीटर है। हाँ, स्मार्ट पोस्टपेड मीटर है और यहाँ सरकार की तानाशाही है कि नहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही आपके घरों में लगेगा, जो बिल आएगा वो बिल आपको देना ही पड़ेगा। तो ग्रेस पीरियड नहीं है। और ये आता है एसेंशियल कमोडिटीज में, जैसे पानी है वैसे ही बिजली है। अब सोचिए कोई व्यक्ति, बिल कहाँ आना है? आपको पहले पैसा जमा कर देना है, उतनी खपत करनी है। बिल तेज आएगा, बिल कितना तेज आएगा इसका कोई पता नहीं है। और देखिए हम जो बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 94 लाख परिवारों की बात आपने करी दी। लोगों के पास कहाँ लिक्विड मनी होती है गांव में कि हर वक्त उनके पास 500-1,000 रुपए, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं कि वो रिचार्ज करा ले। अब सोचिए सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक जिंदगी भी होती है। पूरे गांव में बिजली जगमगा रही है और किसी एक घर में बिजली कट गई, लोग ताने मारेंगे, देखो दरिद्र हो गया, बल्ब जलाने का पैसा भी नहीं है इसके पास, तो उसको कोई मोहलत नहीं दे रहे। फिर वो किसके पास जाएगा? जो जो पड़ोस में जो महाजन है, जो सूद लगा रहा है पैसा, वो 500 रुपया सूद पर पैसा लेगा, 1,000 रुपया सूद पर लेगा और फिर 5% का ब्याज, 10% का ब्याज, ये सब काम चलता रहेगा। वही तो कह रहे हैं कि भाई वो फिर एक महाजनी प्रथा की शुरुआत गांव में हो जाएगी। अब तो कभी कभी निर्णय इतने अव्यवहारिक होते हैं। कितने लोग अभी भी गांव में जो बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उस एंड्रॉयड मोबाइल से वो बहुत तरह से परिचित हैं। वो तो किसी पड़ोस वाले के यहाँ जाएंगे, ये कह रहे हैं क्या कि अगर उनके बेटे सूरत में रहेंगे, गुजरात में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, वहीं से वो चार्ज कर देंगे। मेरा कहना है कि वो जो बच्चे निकल रहे हैं आज की पीढ़ी, वो रोज की दिनचर्या में अगर वो पत्नी के साथ बाहर में है तो कितने माँ बाप से वो बात करते हैं, उस सामाजिक जीवन को और सामाजिक संरचना को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। और वो इस बात के लिए चिंतित रहेंगे कि बस आज मेरे घर की बिजली कट न जाए इसलिए जरा प्रीपेड मीटर को जल्दी से हम चार्ज कर दें या हम उसमें पैसा डाल दें ताकि बिजली कटे नहीं। तब तो वो महाजनों पर वो निर्भर करेंगे। दूसरी चीज है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तो आ ही जाता है ना। जैसे ही आपके घर की बिजली कटी, एक समाज में, एक परिवार में, एक गांव में एक वातावरण बनता है। अच्छा अब इतने कमजोर हो गए हैं कि इसलिए बिजली काट दी गई कि अब इनको चार्ज कराने का भी पैसा नहीं है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में ये कहाँ है? मैं कहाँ कह रहा हूं कि अगर कोई कंज्यूमर बिजली का इस्तेमाल करता है
तो आप उससे पैसा नहीं लीजिए। वो तो तैयार ही है कि हाँ, हमको बिजली की सुविधा हम लेंगे और उसके बदले में पे करेंगे। लेकिन कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें थोड़ा सा इम्पैथी की भी तो गुंजाइश है, सहानुभूति की भी बिल्कुल तो गुंजाइश है। जब चुनाव आएगा तो आप कहेंगे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जब चुनाव नहीं है तब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना ही पड़ेगा। वो तो डीएम और एसपी को हम भेजेंगे और उनको टास्क दे देंगे और कह देंगे कि लगाइए। चुनाव के समय देख लीजिएगा संजय जी, सरकार कह देगी कि देखिए 1 महीना आपको हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। चुनाव के समय यही कह दिया जाएगा। देखिए ये 4 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव है। इस वक्त भले न मोहलत मिले, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो राजनीति यही होगी कि आप देखते नहीं है, जब चुनाव आता है तो बिजली कम कटती है, सड़कें बनने लगती है। तो चुनाव आएगा तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड दे देंगे कि भाई जनता ठीक है, लॉलीपॉप में फंस जाओ, वोट दे दो, काम हो गया। वही तो कह रहे कि ये जो सरकार की जो दोहरी नीति होती है कि जब चुनाव नहीं है तो जनता पर जितना भी बोझ आप डाल सकते हैं डाल दीजिए, जी चुनाव जब आता है तो आप जनता को कहिए कि नहीं नहीं, ये सरकार तो आपकी सेवा के लिए है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए। मैं एक छोटा जी उदाहरण देना चाहूंगा। हम्म, शराबबंदी पर हम लोग बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब हैदराबाद में लॉ कॉलेज के बच्चों को एड्रेस कर रहे थे हम्म, और उन्होंने कहा था कि कैसे शराबबंदी को लेकर के कि जी कैसे कोई सरकार कभी कभी अदूरदर्शी फैसले लेती है जिसकी वजह से न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। बिल्कुल। आपने सामाजिक जागरूकता तो पैदा की नहीं, हम्म, समाज को जगाया नहीं, समाज को समझाया नहीं, और बस एक कानून लाया और इसको आपने सोचा कि हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई। और आज मैं जी देख रहा था अखबार में, मुझे बड़ा हम्म, आश्चर्य लगा कि सरकार कैसे काम करती है। आज मैं देखा दिलीप जायसवाल जो भूमि राजस्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हर जिला में कैथी लिपि पढ़ाने के लिए अब हम बहाल करेंगे एक्सपर्ट। मतलब जी जितने भी खतियान हैं वो कैथी लिपि में लिखे हुए हैं। बिल्कुल। अब कैथी लिपि में पढ़ाने के लिए पहले ये एक्सपर्ट बहाल करेंगे, उनको पढ़ने कैथी वाला लिपि कोई है ही नहीं, पढ़ना और उसको पहले लिखना सर्वे शुरू सिखाएंगे। करा दिए। जी बिल्कुल, पढ़ने वाला कोई नहीं था, सर्वे शुरू करा दिए। हाँ, अब सोचिए कि पहले इनको नहीं पता था कि ये खतियान कैथी लिपि में है। हम जी पहले कैथी लिपि के लोग तैयार कर लें जो हम्म, समझें, पढ़ें, बताएं, तब जाकर के हम सर्वे कराएं। तो बिहार का हर काम उल्टा होता है। जी सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जो कहा जाता है कि लोगों के बीच में एक वैसा भाव जिसमें कि शराब के नुकसान को न बता के पहले आप कानून बना देते हैं, और जी आप उस गवाह हैं कि उस कानून में कैसे परिवर्तन हुआ। पता चला कि आपके घर में किसी ने, बगल वाले ने भी एक बोतल फेंक दिया और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और जी। वहां से आप चीजें, आप मकान मालिक है, किराएदार के घर में मिल गया, तो आप तो कहीं दूर रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, पटना में आपका घर था, आपने किराया लगा रखा था, मुकदमा आप पर हो जाएगा और घर आपका सील हो जाएगा। तो दिल्ली में हम बैठे हैं, पटना में हमने किराया लगाया है, तो भाई अब हम पटना में 24 घंटे मौजूद रहे और गेट कीपर बने रहे, उनका झोला देखते रहे कि कहीं शराब की बोतल तो लेकर आ नहीं रहे। हाँ, फिर जब चीजें बदलते गई तो ये सरकार क्या कभी सोचती नहीं है, इसका स्ट्रेटजी नहीं बनाती है। जब चीजों को डाइल्यूट किया गया, करते करते जी अब यहां तक आ गया कि भाई अमीर का कोई व्यक्ति अगर शराब पीते हुए पकड़ गया तो उसके पॉकेट में 2000 से 5000 रुपए होंगे, वो सक्षम जी है, वो बच जाएगा। गरीब के पैकेट में तो 2000 से लेके 5000 रुपए नहीं है। अगर वो पकड़ा गया तो उसको तो जेल जानी पड़ेगी। बिल्कुल। कैसा कल्याणकारी राज्य है भाई। हम्म, पैसा वाले छूट जाएंगे इसलिए कि उनको पैसा देने की उनके अंदर में क्षमता है। गरीब जिसके पैकेट में पैसा नहीं है वो अगर पी लिया तो चूंकि वो पैसा नहीं दे सकता है इसलिए अब उनको जेल जानी होगी। इसको जी लेकर के मरमरिंग है गांव हम्म, में। इस बात को लेकर के वो गरीब गुरबे परिवार के लोग, आपने शिक्षित तो और साक्षर तो लोगों को बनाया नहीं, हम्म, आपने उन लोगों को अवेयर तो किया नहीं, और आपने कानून लागू कर दिया। तो वो गरीब का आदमी कितना पता है किसको कि हम इस कानून में कैसे पकड़े जाएंगे। और थानेदार को तो टास्क दे दिया जाता था कि भाई जरा देखिए
1 से 2 शराबी को इतना पकड़ लेना है ताकि हम डेटा बता सके सरकार को कि हाँ इतना शराबी को हमने पकड़ लिया, इतने को हमने जेल में भेज दिया। और बिहार के जेलों की क्षमता कितनी है, कभी हम लोग इस पर बात कर लेंगे नहीं नहीं, कि आप जो देखते हैं ना संजय जी, आप तो देखते ही है ना कि भाई शराब क्या हुआ, ट्रक भर शराब जब्त हुआ, ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, खलासी गिरफ्तार हुआ, माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। बीच में आप कहानी सुन रहे होंगे कि हरियाणा से सिंडिकेट के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन उनके आर्थिक साम्राज्य पर एक तरफ आप राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरी ओर जो सिंडिकेट में शामिल हैं उनके साम्राज्य से आपने नाजायज आर्थिक कमाई की वसूली भी नहीं की। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, किन लोगों ने वसूली कर ली इसके बदले में, यह हम और आप समझते हैं। अगर ट्रक भर भर के आ रहे हैं बिहार में, ये तो क्या बिहार की सीमा पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है जिसके लिए उसका चेक एंड बैलेंस है? जो एक मेरे मित्र बता रहे थे कि 10 ट्रक शराब अगर आता है और लगता है कि अब थोड़ा चीजें फैल जाएगी, तो एक ट्रक शराब पकड़ ली जाती है, बाकी ट्रक शराब कहाँ सही, गायब हो जाती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने नब्ज पकड़ लिया संजय जी। यही होता है इस धंधे में कि 2 ट्रक की जब्ती लिखवा दो और 20 ट्रक माल बेच दो। मतलब यहाँ आंकड़ा भी सुधर गया, 2 ट्रक बरामद, लेकिन 20 ट्रक बिक गया यह पता ही नहीं चलता है। और तो अगर ये शराब को लेकर जी के आम लोगों में एक डिबेट है, जी गरीबों के बीच में मर्मरिंग है कि अगर ये शराब नीति, तो क्या उस नीति के एकमात्र हम ही शिकार होने के लिए अभिशप्त हैं या सब लोग अभिशप्त हैं? हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है और उसने टेस्ट किया और वो स्मेल मिल गया उसको, और उसके बाद हम जेल में, और किसी के पॉकेट में 2000 से 5000 रुपया है, वो अब उससे मुक्त हो गया। इसको लेकर के गरीब गुरबों के बीच में एक मरमरी है। सर्वे बिल्कुल। को लेकर के गांव में एक तनाव है, क्योंकि कई ऐसे जमीन, हम लोग तो इस पर बात भी कर चुके हैं, कई जी ऐसी जमीनें हैं जो 2 3 4 पीढ़ियों से बटी ही नहीं है, एक मौखिक बंटवारा हुआ है। लोग जी जमीन की अदला बदली भी कर लेते हैं, लेकिन उसका लिखित कोई डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं करा पाते हैं। ये एक जी लंबी प्रक्रिया है जो आप कुछ दिन में नहीं निपटा सकते हैं। और तीसरी चीज, वो जो कर्मचारी जो एक पैरेलल इकोनॉमी का बड़ा अड्डा खड़ा कर लिया है, अब इसी बिहार से तो खबरें आई कि भाई जो भी भू राजस्व के अधिकारी हैं, उनका मासिक आमदनी का कितना का प्रैक्टिस चल रहा है बिहार में, सबको पता है। बिल्कुल क्या कर बिल्कुल। रहे हैं? दूसरे की जमीन उनको दे रहे हैं, उन्हीं की जमीन उन्हीं के परिवार में बीच में बट रहा है, उन्हीं के नाम पर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और भू राजस्व अधिकारी का जो मंथली प्रैक्टिस है वो गजब का है। सुन करके आश्चर्य होता है कि ऐसा बिहार जहां 3 करोड़ परिवार में 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे, और एक एक अधिकारियों की कमाई इतनी, मतलब एक तरफ अमीरी के जो हैं वो टापू खड़े हैं और दूसरी जी तरफ गरीबी के समंदर हिलोरे ले रहे हैं। अद्भुत बिहार है। इस इनइक्वालिटी का एक लोगों में गुस्सा और आक्रोश है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो 3 एस है, जी शराबबंदी, हम्म स्मार्ट मीटर का तक को तो लोग, औरंगाबाद में कई जिलों में मैंने देखा कि हम्म लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम फिर एक बार लौट जाएंगे, घरों में हम दीपक जला करके रह लेंगे, लेकिन हम 2000 3000 का बिल कहां से दे पाएंगे? आपने हमको बिल्कुल बिल्कुल। बिजली दी, तो बिजली देने के बदले में हमसे आप जजिया कर वसूलने लगेंगे, हम कहां से दे पाएंगे भाई? हम उतना नहीं कर पाएंगे, हम हमारी क्षमता नहीं है। हम अगर लगाना चाहेंगे, हम कंज्यूमर आपके बनेंगे तब ना। अब सोचिए 2 करोड़ का करीब में जो कंज्यूमर का लिस्ट है बिजली विभाग के जो डेटा है उसमें, जी आप अगर अपने ट्रांसमिशन को ठीक करते हैं, जो ट्रांसमिशन के क्रम में बिजली का जो लैप्सेज होता है उसको ठीक कीजिए, थोड़े प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप अगर बढ़ा देते हैं, जो आप सब्सिडी देते हैं उस पर, आप दूसरे जी राज्य को बिजली कैसे देते हैं? सरप्लस बिजली आपके पास है तब तो दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं, उनको देखिए बिल्कुल। कैसे यूनिट देते हैं, अपने राज्य को कैसे देते हैं। और फिर एक स्मार्ट, भाई पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर लगा दीजिए बिहार में, जब दिल्ली में हाँ लगा लगा, दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जो नहीं पैसा जमा करेंगे उनका बिजली कटेगा। बिजली कटेगा और उसके लिए वो तैयार है।
जी प्रीपेड स्मार्ट मीटर और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में सरकार को कौन सा नुकसान हो जाएगा? आप उनको 1 महीने के लिए दीजिएगा, वो नहीं जमा करेंगे, उनकी बिजली कट जाएगी। 1 महीने बिल्कुल। तक के लिए तो उनके पास ग्रेस पीरियड होगा, लेकिन जी आप उसको कर नहीं रहे हैं। चौथी चीज, देश में जो स्मार्ट मीटर अभी तक लगे हैं उसमें 50 लाख के करीब का आंकड़ा बिहार का आ चुका है कि 50 लाख आपने बिहार में लगा दिए। और भाई 1 करोड़ 30 लाख पूरा देश ही में लगा है। पूरा देश में ही लगा है, तो डेढ़ इस बात को डेढ़ करोड़ के लेकर आसपास मान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी 1.5 करोड़ के आसपास है, उसमें 50 लाख, 1/3 बिहार में। मतलब बिहार के लोग अगर बिजली लिए तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर के द्वारा उनको सारी चीजें चुका देनी होगी। और तीसरा जो बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि सर्वे करवा करके और कैथी लिपि पढ़वाने के लिए पहले एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं। जी इसको लेकर के एक मरमरिंग है गांव में, गलियों में, खेत खलिहानों में, गरीबों में, और वैसे लोग जो इसके बहुत शिकार हो गए हैं। अब कर्मचारी का चक्कर लगा रहे हैं ब्लॉक में, किसकी जमीन किसके नाम पर कर्मचारी चढ़ा देगा। अगर उनको आप चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तो लोग बड़ा निराश हैं गांव में कि ये कौन सा सर्वे सरकार करवा रही है भाई, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जैसे ही चुनाव आएगा, अभी तो बाई इलेक्शन है ना, जी देखिएगा हो सकता है कि कुछ दिन के बाद सरकार का ग्रेस पीरियड आ जाए। अच्छा अभी नहीं, एकदम आ जाएगा, आपको एकदम टाइम आ दिया जाएगा। जाए, जी बिल्कुल। तो चलिए आपको देखिए, टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, ये उपचुनाव है 4 सीटों का, और इसमें भी दिखाई पड़ेगा कि शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का मिजाज क्या है। और दूसरी बात जो संजय कुमार जी ने कही कि देखिए, जनरल एसके सिंह का आना बिहार की राजनीति के लिए शुभ संकेत है। अब वह बना रहता है नहीं बना रहता है, हाँ, विकल्प तो मिला, और यह मिथक तो टूटा कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। किसी ने आने की कोशिश की है तो बिहार उनका स्वागत करेगा या उन्हें भगा देगा, यह तो नतीजा बताएगा। बिहार की बात हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को, और यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।